हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। पहचान एकेडमी के इस छोटे से शो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जहां से क्वेश्चन बनने के अधिकतर चांस रहते हैं उन्हें ही मैंने अपनी इस बुक में जो राइटिंग की है, बुक मेरे ही द्वारा लिखी गई है। तो इस बुक के अंदर जितने भी समावेशन है एग्ज़ाम को लेकर, यूपीएससी, सीडीएस वगैरह, एसएससी, आपके आरपीएससी या फिर बीपीएससी, यूपीपीएससी, एचएसएससी, और इसके अलावा आपका जो पटवार है या मतलब विभिन्न एग्ज़ामों में जहाँ से पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर इक्वेशंस या क्वेश्चंस जो बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन एनालिसिस, तो वो सारी चीज़ों का यहाँ समावेशन किया है। चलते हैं आज की वीडियो पर, बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति एक नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, यह आप सभी जानते हैं। तथा वास्तविक कार्यकारी जो शक्तियां रहती है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख जरूर होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। कहने का मतलब कि जब हमारे संसदीय व्यवस्था हमारे भारत देश में है, तो संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति एक देश के राजा के तौर पर काम करता है, बशर्ते सिर्फ वो एक पीठासीन व्यक्ति के रूप में जाना जाता है कि वो देश का एक प्रथम नागरिक है। इसके अलावा जो कार्यकारी जो भी काम होते हैं देश भर में या किसी चीज़ को लेकर के मुख्य निर्णय लेने होते हैं, तो वो सभी मामले हैं या वास्तविक जो कार्यकारी पावर्स हैं वो सभी पावर्स रहती हैं प्रधानमंत्री के पास में। इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि वैसे देश का प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ही असली प्रमुख कहलाता है। यानी वो सरकारी कामकाज जितने होते हैं, देश की व्यवस्था के से संबंधित काम होते हैं, उन सभी को प्रधानमंत्री अपने हाथों से करता है। तो इसमें सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है, वो भी कुछ ही मामले हैं जिनमें मंजूरी जरूरी होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है दोस्तों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 75 के अंदर ये लिखा गया है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, और राष्ट्रपति लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही पीएम नियुक्त करता है। यानी जो पार्टी होती है जो कि बहुमत से अपने सीटें जीतती है और चुनाव जीतती है, तो उसमें से क्या है, वो एक अपना पीएम पद के लिए उम्मीदवार खड़ा करती है, और उस उम्मीदवार के लिए वो मतलब सूचना है या रिपोर्ट है जो राष्ट्रपति को सौंपती है, और राष्ट्रपति फिर वो जो बहुमत दल का नेता होता है या मुख्य नेता होता है उसी को पीएम नियुक्त करता है। लेकिन मान लो कि कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि जब बहुमत स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उसमें क्या है कि राष्ट्रपति को एक विवेक पावर दी गई है। यानी खुद के विवेक के आधार पर वो किसे प्रधानमंत्री बनाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो उसकी व्यक्तिगत एक स्वतंत्रता या उसके मतलब विवेक के आधार पर लिए गए फैसले के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ बात करते हैं। लेकिन जब मान लो, देखो यहाँ लिखा है कि जब मान लो कि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में नहीं होता है, तो राष्ट्रपति पीएम के चयन और नियुक्ति में अपनी व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। तो इसका मतलब वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि वो अपने विवेक के अनुसार किसी भी दल में से या किसी भी व्यक्ति को जो चूज करेगा उनमें से। तो जो देश में मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका मतलब जो भूतकाल है वो काफ़ी लंबे चौड़े टाइम पीरियड से योगदान पूर्वक रहा है, उन्होंने देश के विकास में या देश को एक समझदारी के साथ में मतलब संभालने का काम किया है, या बहुमत दल से या फिर अन्य दलों से जो थोड़ा सा ज़्यादा बहुमत प्राप्त किया है, या फिर जो राष्ट्रपति की नज़र में लायकाना इंसान है उसी को वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कार्यकाल की। प्रधानमंत्री का कार्यकाल आप सभी जानते हैं, बशर्ते कि राष्ट्र जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री का वो कार्यकाल तय होता है। इसका मतलब तय का मतलब ये होता है कि सिर्फ 5 साल, ये अकॉर्डिंग टू संविधान के अनुसार टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है। लेकिन संविधान में ये भी कहा गया है कि जो पीएम का कार्यकाल है वो राष्ट्रपति पर्यंत जारी रहता है। कहने का मतलब अगर मान लो पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, तो उस कंडीशन में पीएम को मतलब कहने का मतलब जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति
मतलब चुनाव, मान लो चुनाव वगैरह कोई प्रॉब्लम आ जाती है, चुनाव नहीं हो पाते हैं, तो उस टाइम पीरियड तक या अपने जो राष्ट्रपति का पद है उस टाइम पीरियड तक प्रधानमंत्री को रहना पड़ता है। कहने का मतलब देखो, समझते हैं कि पीएम का कार्यकाल कभी तय नहीं होता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अतः जब तक पीएम लोकसभा में अपना बहुमत रखता है, राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया नहीं जा सकता है। यानी अगर उस कंडीशन में राष्ट्रपति जब तक ही रखेगा उसको, जब तक कि वो अपना बहुमत रखता है। अगर मान लो उसकी सीटें वगैरह जो है दल बदल के तहत इधर से उधर हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में फिर क्या है, वो अपना बहुमत खो देता है। तो बहुमत खोने के बाद में क्या है, तो वो उसकी सीट को खतरा रहता है। लेकिन ये राष्ट्रपति के लिए कंडीशन है कि वो क्या करेगा, जब तक कि वो अपना बहुमत रखेगा प्रधानमंत्री, तब तक ही उसे प्रधानमंत्री बनाने का बनाए रखा जा सकता है। इसके अलावा अदरवाइज अगर बहुमत खो देता है तो राष्ट्रपति फिर उसे हटा भी सकता है। तथापि यदि वह लोकसभा का विश्राम खो देता है तो उसे अनिवार्य रूप से त्यागपत्र देना होता है, या राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं। तो ये कार्यकाल के ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज भी हम कहते हैं कि 5 साल के लिए बनाया जाता है प्रधानमंत्री को, लेकिन वो डिपेंड करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत एंड उसके बहुमत के स्थायीकरण के ऊपर, कि बहुमत कितने लंबे टाइम तक रहेगा। अगर 5 साल तक बहुमत रहता है तो 5 साल तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रहकर काम कर सकता है। अदरवाइज बीच में भी उसे राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियों के बारे में समझते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होता है, जो कि उसके मतलब क्या क्या काम करता है। एक सामान्य तौर पर हम सभी जानते हैं कि देश का पीएम है, इसने ये मतलब देश का पीएम है तो ये काम करते हैं, इस तरह से विदेशों में जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, भारी तौर पर हम सभी जानते हैं। लेकिन पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू के अकॉर्डिंग, मतलब एग्जाम में कैसा पूछा जाता है, उन चीज़ों को हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती हैं वो चीज़ें, इसलिए हमें ज़्यादा समझना होगा कि पीएम की कार्य और शक्तियाँ संविधान के अकॉर्डिंग क्या क्या दी गई हैं। कि एक तो पहली लाइन जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं कि वह राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि किसे मंत्री बनाया जाएगा और किस विभाग का बनाया जाएगा, किस संबंधित विषय से रिलेटेड किसे मंत्री बनाया जाएगा। जैसे कानून मंत्री है, गृह मंत्री है, यहाँ तक कि इसके अलावा रक्षा मंत्री है, वित्त मंत्री हैं, या फिर अलग अलग जो बैकग्राउंड विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उन सभी से किस किस को कौन सा कार्यभार दिया जाएगा, तो वो सभी चीज़ों की सिफारिश करता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास में, और फिर राष्ट्रपति ही उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाता है। तो वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से भी कर सकता है। ये भी प्रधानमंत्री के शक्तियों और कार्यों में आता है। आगे बात करते हैं कि वह, ये याद रखना थोड़ा सा, कि वह नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। अक्सर ये क्वेश्चन यहाँ से उठकर आया है, पहले भी 2018 में, 19 में और 2017-16 में भी ये कई बार ये क्वेश्चन है ना जो कंटिन्यू बना रहा था, 3 साल तक कंटिन्यू आया कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो हर बार पूछा गया, जबकि वही पीएम होता है, जो देश का पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है, वही नीति आयोग का अध्यक्ष कहलाता है। तो उसी प्रकार राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में भी पुराने क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वहाँ से भी पूछे गए हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद है, तो उसका भी अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है। अब इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल का मुख्य व्यक्ति होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती क्या है। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, ये आप सभी जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अधिकतर जो अनुच्छेद हैं वो वहीं से अधिग्रहण किए गए हैं। हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होती है वो मंत्रिपरिषद होती है, जिनको प्रधानमंत्री सिफारिश के तहत पर मंत्री की शपथ दिलवाने के लिए सिफारिश रिपोर्ट भेजता है राष्ट्रपति के पास में, और वो मंत्री बनते हैं और उससे एक मंत्रिमंडल का गठन होता है, मंत्रिपरिषद का गठन होता है, और वो मंत्रिपरिषद जो कि पूरे देश का अलग अलग डिपार्टमेंट का शासन चलाती है, संभालती है, कार्यभार संभालती है। तो जो हमारी जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, या हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, या प्रशासन का काम संभालने की जो व्यवस्था है, उसकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होती है, आपकी मंत्रिपरिषद ही होती है। जिसका नेतृत्व कौन करता है, यानी जिसका हेड ऑफ कौन होता है, उसका हेड होता है आपका पीएम होता है। अनुच्छेद 74 में ऐसा दिया गया है कि मंत्रिपरिषद के संबंध में, और अनुच्छेद 75 में आपके मंत्रियों की नियुक्ति है, कार्यकाल है, उत्तरदायित्व है, योग्यताएं हैं, शपथ, वेतन है और भत्तों के संबंध में उपबंध दिए गए हैं कि इन्हें
नियुक्ति कौन दिलाएगा, कार्यकाल इनका कितना टाइम पीरियड का रहेगा, कैसा रहेगा, कब इनको त्यागपत्र दिया जा सकता है, कब इस समय से पहले हटाया जा सकता है, इनके क्या क्या उत्तरदायी बनते हैं, और मंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, शपथ दिलाने से संबंधित प्रावधान है, वेतन से संबंधित प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 74 में ये दे रखा है कि भाई मंत्रिपरिषद होगी, है ना, तो उसमें क्या है, जो बहुमत दल के नेता है वो अपने मंत्री के लिए सिफारिश से भेजेगा। तो ये अनुच्छेद 74 में एंड 75 में उनकी नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, योग्यता, शपथ, वेतन, भत्ते, इन सब चीज़ों से संबंधित प्रावधान दिया रहता है। आगे बात करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ नोट दिया है, तो नोट में आपको समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पीएम सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो होती है वो लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी ये जो 2003 में एक 91वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, जिसमें ये बात तय की गई थी कि जो 15% है लोकसभा में जो कुल सदस्य संख्या है, तो जैसे 545 है तो 545 में से लगभग 15% का निर्धारित करके, और 552 है तो 552 का 15% निर्धारित करके, तो उसमें से यानी 15% कैंडिडेट जितने होते होंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो सीटों की संख्या पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग ही मतलब 15% ही मंत्रिपरिषद में मंत्री बनेंगे। इसके अलावा और ज़्यादा नहीं बन सकते हैं, ये कंडीशन दे रखी है। इससे कम हो सकते हैं लेकिन अधिकतम 15% होने चाहिए। बात करते हैं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। बिल्कुल, मंत्रिपरिषद क्या होता है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है वह भी मंत्री बन सकता है। वो भी क्या कर सकता है, वो भी मंत्री बन सकता है। ये बशर्ते डिपेंड करता है उसकी योग्यता के ऊपर, क्योंकि हमारे मंत्रिपरिषद के लिए जो योग्यताएं हैं उसमें एक लाइन ये फिक्स की गई है कि अगर वो 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता वो ले लेता है, या उसके अंदर ऐसी योग्यता है कि वो 6 माह के अंदर किसी भी सदन की योग्यता ले सकता है, काबिल है, तो उसे मंत्री बनाने की कवायद की जा सकती है, मंत्री बनाया जा सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि वो संसद का किसी भी सदन का सदस्य ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 75(5) में आता है। ये यहाँ से इतना क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है। आगे बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद 3 प्रकार का होता है। इसमें 3 कैटेगरी होती हैं, जिसमें बात करें कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक तो जो केंद्र स्तर के होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं और एक उपमंत्री होते हैं जो कि अतिरिक्त कार्यभार संभालते हैं, उन्हें उपमंत्री कहते हैं। और राज्य मंत्री जो कि स्टेट लेवल की पॉलिसीज के अंतर्गत काम करते हैं, और कैबिनेट मंत्री जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो मुख्य डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड होते हैं, वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। बात करते हैं कि कैबिनेट मंत्री किन किन चीज़ों को संभालेंगे। तो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे कि दोस्तों आपका गृह विभाग है या गृह मंत्रालय है, या रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, अन्य मंत्रालय लगा लीजिए जैसे कि आपका पेट्रोलियम मंत्रालय है, या फिर अन्य कई सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, देश के विकास में भागीदार है, उनका योगदान बहुत ज़्यादा है उस क्षेत्र से। तो उस वजह से उनके जो मुख्य उन मंत्रालयों का जो कार्यभार है वो कैबिनेट मंत्रियों को दिया जाता है। तो कैबिनेट मंत्रियों का ये काम रहता है। आगे बात करते हैं हम राज्य मंत्रियों के बारे में। राज्य मंत्री क्या होते हैं कि राज्य मंत्रियों को विभागों का एक स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, जिसमें कहने का मतलब ये होता है कि जैसे केंद्रीय मंत्री है या कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो उसमें क्या है, रक्षा डिपार्टमेंट है, रक्षा डिपार्टमेंट में भी कई सारी चीज़ें होती हैं। रक्षा डिपार्टमेंट में जैसे परमाणु विभाग वगैरह आ गया, कई सारी आगे सिक्योरिटी से रिलेटेड आ गया, बॉर्डर से रिलेटेड आ गया। ये हालांकि कुछ विषय गृह विभाग से संबंधित है, इनके कुछ उप इकाइयाँ भी होती हैं। तो उसमें क्या है कि एक स्वतंत्र प्रभार के तौर पर, यानी स्वतंत्र प्रभार कार्यकारी के तौर पर राज्य मंत्रियों को विभागों में लगाया जाता है। डिपार्टमेंट बना करके लगा दिया जा सकता है, या फिर इन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ में भी लगाया जा सकता है। तो ये राज्य मंत्री होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कैबिनेट मंत्री की। उपमंत्री की बात करते हैं। उप मुख्यमंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है कभी भी। उन्हें कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। उपमंत्रियों को हमेशा, वे कैबिनेट के सदस्य कभी नहीं होते हैं और कैबिनेट की बैठक में भी भाग नहीं लेते हैं उपमंत्री। ये क्वेश्चन पहले भी बन चुका है कि कैबिनेट जो मंत्रियों की बैठक होती है तो उसमें कौन से मंत्री भाग नहीं ले सकते हैं, किस वर्ग के मंत्री भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन आया था राज्य मंत्री,
या फिर जो किसी भी सदन का सदस्य हो, या उप मंत्री, या फिर कोई भी नहीं। तो इस तरह के ऑप्शन मिले थे, उसमें उप मंत्री सबसे करेक्ट आंसर था। मुख्यमंत्री सॉरी, मुख्यमंत्री नहीं है, अभी बात नहीं कर रहे हैं उनके बारे में। बात करते हैं कि एक मंत्री जो संसद के किसी एक सदन का भी सदस्य है, दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का तो अधिकार उसको है, परंतु वो उस सदन में मत दे सकता है जिसका वह सदस्य है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे लोकसभा है और राज्यसभा का कोई सदस्य है, वो लोकसभा के सदन में भाग ले तो सकता है बोलने का, या फिर वो भाग भी ले सकता है, अपना बोलने का उसको अधिकार भी है। लेकिन यह है कि जैसे लोकसभा में अगर वोटिंग होती है तो राज्यसभा का सदस्य उसमें वोटिंग में भाग नहीं ले सकता है, मत देने का अधिकार उसको नहीं है। अनुच्छेद 88, इसे यूपीएससी लेवल एग्जाम में पूछा जा चुका है, इससे पहले 2012 के अंदर पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। आज के टॉपिक को हम यहीं स्टॉप करते हैं, और आपका जो प्रधानमंत्री से संबंधित वन लाइनर सिचुएशन के तहत जो क्वेश्चन बनते थे वो लगभग सारे क्वेश्चन मैंने शामिल कर लिए हैं। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।